तक हम क्या सीखते आ रहे हैं कि एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है, और साथ ही साथ बहुत सारी चीजें रिवाइज भी हो रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट सीख रहे हैं जिनसे क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व किया जा सकता है। राइट, ये सब हम सीखते आ रहे हैं। आज ये वाला जो पेपर है, आप सभी, मैंने जो पोल दिया था उसमें आप सभी लोगों ने डिसाइड किया था, अधिकतर लोगों ने डिसाइड किया था कि इसको मैं हल करके आपको दिखाऊं कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल करने हैं। ठीक है, मतलब ये एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर बेस्ड है। राइट, वो सब क्रैश कोर्स में नहीं सिखाया जाएगा जो डिटेल्ड में क्लास में सिखाया जाता है कि थ्योरी वगैरह। ठीक है, क्रैश कोर्स होता ही इसलिए है, कई बार मैं आपको बताता हूँ, जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे कौन सी चीज करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है। भले ही बहुत सारे व्यक्तियों को यह अमहत्वपूर्ण दिखाई देती हो, परंतु इसका महत्व अत्यधिक होता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनको ये नहीं पता कि परीक्षा को ऐसे अटेम्प्ट करना था। और ऐसा मैंने देखा भी है, बहुत सारे विद्यार्थी जो सफल हुए पे उससे पूर्व वो उस तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी जो है परीक्षा को देने की तकनीकें हो सकती हैं या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मुझे जो लगता है कि ऐसा देना चाहिए, आपको भी ठीक लगता हो तो आप उसका प्रयोग अवश्य करें। ठीक, तो आज के इसमें, और ये अंत वाली परीक्षा है। ठीक है, मतलब इसके बाद हम फिर टॉपिक वाइज चलेंगे, जहां भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, जिसके क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, तो उनके सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट, क्विक सॉल्विंग टेक्निक्स, सारे जो जो भी जिनमें प्योर में, अप्लाइड में, इवन उनको फिर हम टॉपिक वाइज हल करेंगे। तो ये लास्ट है जिसमें ये तीसरा पेपर है जो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। दो मैं ऑलरेडी करके दिखा चुका हूँ, तो अभी तक मैं सोचता हूँ कि आप सभी लोगों को यह भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से पेपर हल करने, तो अब उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद हम टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, सारा प्लान मैंने ग्रुप में लिख दिया है कि इस दिन ये होगा, इस दिन ये होगा। हाँ, बहुत सारे दिन ऐसे हैं जिनमें मैंने यह नहीं कहा है कि इन दिन हम क्या करेंगे, वह कोर्स की प्रगति को देखकर ही निश्चित किया जाएगा। ठीक है, उसी दिन निश्चित किया जाएगा कि आज हमें ये करना है, आज हमें ये करना है। मॉक टेस्ट कब होगा उसके विषय में भी मैंने आपको बता दिया। और एक बात और कहना चाहता हूँ सभी विद्यार्थियों से, केवल लाइव क्लास ही क्रैश कोर्स का पार्ट होती है, ऐसा वह ना माने। क्रैश कोर्स का मतलब वो है जो भी चीज आपके लिए क्या होती हो, लाभदायक होती हो आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करने में, वो है। तो होमवर्क भी आता है उसमें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आते हैं उसमें, अगर आपको कोई होमवर्क मतलब कुछ सेल्फ स्टडी के लिए बताया जाता है वो भी आता है उसमें। ठीक है, तो सब कुछ को मिलाकर क्रैश कोर्स बनता है। ओके, ऐसा नहीं कि 20 दिन है तो 20 की 20 दिन लाइव क्लास में जो बोला वही होता है। समझे, पिछले बार क्रैश कोर्स की सारी वीडियोस दे रहा हूँ, उनको चीजों को रिपीट नहीं कर रहा हूँ। राइट, जहां वैसे जैसे वहां करवाया था वैसे यहां नहीं करवा रहा। ओके, मे बी हो रहा होगा तो मुझे नहीं पता, आप लोग देख लेना। ओके, तो अब आगे के टॉपिक्स में फिर ठीक है, आगे की बात मैं आगे ही बताता हूँ। फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सितंबर 2022 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो रैंडम है, मतलब पहले रियल के फिर लीनियर के, इस तरीके से नहीं है। इससे पीछे तो मैंने क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था क्वेश्चंस, तो एक रैंडम करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है आपके पार्ट बी का, तो इसको कैसे करेंगे देखो। पहला वाला स्टार्ट करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ मैं वीडियो भी रेफर कर दूंगा। ओके, जैसे मुझे लगेगा कि थोड़ा सा इसमें इसको डिटेल में ही देख लेना चाहिए बच्चे को, हालांकि बाद में वो खुद सॉल्व करना सीख जाएगा, तो मुझे लगेगा तो मैं कर दूंगा। तो पहला वाला क्या कहता है, लेट ए बी। आप इसको ध्यान से पढ़ना है, आप जब एग्जाम में बैठे हो बड़े ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस को, बहुत ही होश पूर्वक। कई बार आप हाइपोथेसिस मिस कर दें तो गलती हो जाती है नीचे। तो देखो, लेट ए बी इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल माने सारा माइंड में आ जाना चाहिए आपका, इन्वर्टिबल का मतलब क्या, मैट्रिक्स ओवर अ फील्ड, सपोज दैट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल्स ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर सेम। देखा, आप कितनी बार देख रहे हो इस क्वेश्चन को, हमने पहले 2019 के आसपास देखा था इस क्वेश्चन का, एंड इसके बाद परसों ही हाल ही में ये कहीं क्वेश्चन आया था, ए इनवर्स की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल सेम होती है। अब उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल वाला कॉन्सेप्ट है वो लगेगा या नहीं लगेगा, जो आपको सिखाया था मैंने, शायद वो इस बार ही था नेट में, मैं पूछना चाहूंगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल सेम है तो निम्नलिखित में से कौन सी मैट्रिक्स से है, ऐसे करके, मतलब उनके डिफरेंस कांस्टेंट टर्म आता है, ऐसे करके कुछ था। राइट, चलो, तो ठीक है। सपोज दैट कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल्स ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर सेम। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आइगन वैल्यू ए और ए इनवर्स की सेम है। ठीक है, आइगन वैल्यूज ए इनवर्स की सेम होने का मतलब ऐसे हो सकते हैं, जैसे मान लो कि दो हैं, जैसे एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, मान लो ये 2 क्रॉस 2 की है, तो ए इनवर्स ए स्क्वायर भी करोगे तो फिर वो लौट आएंगे। ऐसे मत समझ लेना कि λ1 = 1/λ1। कुछ गलतियां भी कर देते हैं कुछ बच्चे, कि जैसे वो सोचेंगे कि ऐसा होगा भाई। थोड़ा सा यहाँ पे सिखा देता हूँ, फिर इसके बाद जैसे 5 आइगन वैल्यूज है, मान लो λ1 λ2, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई ऐसे होगा ये, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तो ये ना सोच ले कि कोई ये दो बराबर होंगी ऐसे करके, वो बराबर होंगी, वो किसी भी ऑर्डर में बराबर हो सकती हैं। हो सकता है कि λ1 1/λ5 के बराबर हो, λ2 1/λ1 के बराबर हो। जैसे मैं आपको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का एग्जांपल दे रहा हूँ ना, देखो उनका स्क्वायर करो तो ऐसे क्रॉस आएगा, समझ गए, λ1 λ2 उनका नाम लोगे तो। ठीक है,
तो ये पहले से हमें दिमाग में आ जानी चाहिए चीज कि ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसी गलती कर देते हैं, क्या पता कई बार गलत हो जाए, ठीक है, सही हो गया तो हो गया। इससे पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि गलतियों से बचना है हमेशा। तो अब आगे पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या है, इज नेसेसरली ट्रू। अब यहां से देखो सिर्फ डिटर्मिनेंट और ट्रेस के बारे में पूछा हुआ है कि ट्रेस क्या है, तो हम चेक कर लेते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या लो, आपको ये भी पता है कि डिटर्मिनेंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इनवर्स है। या आप क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट की बात हो रही है इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं लिखता डिटर्मिनेंट के बारे में कुछ भी। तो इन्वर्टिबल होने के कारण डिटर्मिनेंट ए इनवर्स क्या होगी, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए होगी। और वहां से तुरंत हमें पता चल जाएगा कि डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। समझे, इस वाली चीज को ऐसा लिखा जाता है, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, आई मीन टू से इनवर्स। ठीक, क्योंकि ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स की डिटर्मिनेंट ये होगी, इनवर्स का एग्जिस्टेंस ही तब है, राइट। तो पहला वाला सही हो गया। अब हमें नीचे चेक नहीं करना है, मतलब ये क्वेश्चन एग्जांपल लेके या फलाना वगैरह करके ऐसे सॉल्व नहीं करना है। तो ऑप्शन देके आपके दिमाग में यूज आना चाहिए, दिमाग में आना चाहिए कि मुझे क्या प्रयोग में लानी है चीज। डिटर्मिनेंट की बात की तो मैंने सोचा देखो डिटर्मिनेंट एक कहां से आ सकती है, क्योंकि उसने दिया क्या था, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल बराबर है। तो बात खत्म हो गई, अब हम ट्रेस के बारे में बात ही नहीं करेंगे। हाँ, वहां पे हो सकता है कोई एग्जांपल लेके करे तो वो भी ठीक है, ठीक है, पर ये दिमाग में आना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा सा क्विक। अब आती है इसके बारे में, देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट अस डिफाइन अ सीक्वेंस एन ऑफ रियल नंबर्स टू बी अ फेबोनेसी लाइक सीक्वेंस। ओके, देखो जो भी एन है वो पिछले दो टर्म्स का सम होगी। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ आर वेक्टर स्पेस ऑफ फेबोनेसी लाइक सीक्वेंसेस। मतलब यहाँ पे सारी वो सीक्वेंसेस इस टाइप की होंगी। देखो इसमें A1 A2, अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है, इस टाइप की। और ये भी क्विकली आपके दिमाग में आना चाहिए, वहां पे आपको सॉल्व नहीं करना। लेकिन इनमें एक रिलेशन है, रिलेशन क्या है कि हर किसी के लिए ये सेटिस्फाई होगा कि भाई जो पिछला वाला टर्म है वो क्या होगा, ए एन क्या होगा, पिछले वाले दो टर्म्स का सम होगा एम इंटू से, ठीक है, राइट। अब देखो ओवरऑल, यहां ध्यान से समझना आप, ओवरऑल बड़े ध्यान से, पहला वाला भी A1 होगा, A2 होगा, तीसरा वाला A2 प्लस A1 होगा। जो भी होगा उसकी हमें परवाह नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। कितना आगे देखो, तीसरा वाला क्या होगा, चलो जो होगा होगा, उसकी क्या पता, जरूरत ही ना पड़े। बस इतना पता चल गया है कि हर कोई क्या होगा, A1 और A2 के ही कॉम्बिनेशन में आएगा, राइट। ये सबको पता है, ठीक। आप एग्जाम में बैठे हो ना, तो आप A1 को फिर बाहर ले लोगे ऐसे, तो क्या आएगा, A1 1, फिर उसके बाद दूसरे में क्या आ रहा है, 0, तीसरे में 1 आ रहा है कोफिशिएंट, डॉट डॉट डॉट। ओके, अगले में A2, अब ध्यान से समझना, ये देखो A1 0, बस इतने से मेरा काम बन गया, अब मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हर कोई सीक्वेंस, हमें इतना पता चल गया कि हर कोई सीक्वेंस इस तरीके से लिखी जाएगी, फिर डॉट 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 आके, ठीक है। वो किसकी वजह से, रिकरेंस रिलेशन की वजह से, ठीक है। इतना समझ में आया सबको। तो कोई भी सीक्वेंस दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा रही है, देखो दोनों वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। अब वो आगे हो गए हैं उसकी परवाह मत करो, 1 0 0 1 भी दिखाई दे रहा है फर्स्ट में, तो ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हो नहीं सकते, राइट। हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, देखो मान लो 1 में क्या मल्टीप्लाई करके 0 आएगा, 0, राइट। लेकिन फिर 0 में 0 मल्टीप्लाई करके तो 1 नहीं आएगा ना। ऐसा सोचना चाहिए आपको, मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्विकली पता चल जाना चाहिए, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे। देखो 1 0 0 ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे, राइट, ऐसे देखना चाहिए। तो यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करके ये आएगा, ठीक है। सी टाइम्स पहला वाला वेक्टर इक्वल टू सेकंड वाला वेक्टर होगा, ओके, राइट। तो फिर मैंने क्या बोला, सी इंटू 1 पहला कोऑर्डिनेट आना चाहिए, पहले कोऑर्डिनेट में देखो दोनों वेक्टर के, तो 1 में सी से मल्टीप्लाई करके 0 आना चाहिए, मीन सी 0 होगा। फिर दूसरे में तो 0 से 0 मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा नहीं, इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये जो स्पेस है दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर से स्पान हो रहा है, तो जल्दी से टिक करो डायमेंशन को 2 और आगे जाओ, ठीक है। ऐसे करके ये चीज जल्दी की जा सकती है, ओके, फालतू की कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक। हाँ नदीम, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, ओके, चलो ठीक है। तो ये वाला,
अब इसमें कुछ क्विक नहीं है आई मिनटू से, अगर ये तभी आपको आएगा तो इसको आप देख लेना, मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, ये आपको ये सीरीज का सम निकालना है आपको। ठीक है, तो ये कर लोगे आप लोग? नहीं तो उसमें देख लेना। तो ये वीडियोस पब्लिक है या नहीं है, पहले मुझे ये बता दो, मतलब मेंबरशिप में है या नहीं है, जल्दी बताओ, बताओ सर भाई। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो फिर देख लेना। ओके, कर लोगे इसको हल तुम, कुछ कठिन तो नहीं है। एन फैक्टोरियल थोड़ा सा एडजस्टमेंट वगैरह सॉल्व वगैरह करके हो जाता है, ठीक है, बस कुछ खास नहीं है इसमें, मतलब ऐसा कि ये करना है, ऐसे सोचना है, ऐसा नहीं है। चलो, तो कहाँ कन्वर्ज करता है ये? 1 + इनवर्स पर, इनवर्स वन, इनवर्स -1 पर, इनवर्स +1 पर। ओके, अच्छा, इसको कैसे करोगे बताओ एग्जाम में? अगर ये आपके सामने रख दिया जाए और आपको एग्जाम में करना है, अब आपको टेस्ट याद करोगे या क्या करोगे? a⁴n, रुको मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, log n की पावर c। अब हमें बोला है कि फॉर विच ऑफ द वैल्यूज ऑफ एबीसी डज द सीरीज नॉट कन्वर्ज। तो ऐसी वैल्यू चूज नहीं, अब आपको चूज करनी, आपको पता होनी चाहिए इस तरीके की सीक्वेंस का एक्चुअली है। ठीक है, देखो 2 में 1 दिया हुआ है, सी इक्वल टू, दो ऑप्शन साथ साथ चेक हो जाएंगे, मतलब दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, उनको चेक कर लेते हैं पहले। तो एक के 1 रखने पे एक्चुअली पहले तो ये आपको पहले ही पता होना चाहिए इस टाइप की सीरीज के बारे में। एन की पावर बी लॉग एन की पावर सी, ये कब कन्वर्ज करती है पता है? अगर बी और सी ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज करती है। ओके, मतलब तब तो कन्वर्ज करती है, मुझे रिजल्ट याद है, उसके अलावा फिर b = 1 पे c greater than 1 होना चाहिए, राइट? मैं ठीक बोल रहा हूँ? मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके बुक की हुई है ना, आपको तो पहले से याद होना चाहिए। तो मतलब अब नीचे कौन सा ऑप्शन है इसमें, देखो ये गलत हो गया, सी लेस देन, मतलब ये बोल रहा है b > 1, तो फिर सी भी क्या होना चाहिए? b = 1 ले लेते हैं, ओके, b = 1 पे c greater than 1 होना चाहिए, तो ये गलत है। एंड बी, दूसरे वाले में सी, दूसरा वाला भी गलत है, राइट? दूसरा वाला भी गलत है, और फिर तीसरे वाले के लिए सर -1 लूंगा तो क्या होगा? हाँ, दूसरा वाला सही है, नॉट कन्वर्जन पूछा है ना। ओ ओके, थैंक यू, सॉरी, या नॉट कन्वर्जेंट मुझे पता लग गया, राइट? ओके, तो ऐसा सॉरी एग्जाम में नहीं होना चाहिए, हाँ, ये भी यहाँ से सीख लेना, क्योंकि मैंने डज नॉट कन्वर्ज पढ़ा, देखो तो मैं भूल गया, तो आपने नहीं भूलना है ऐसे। ओके, तो ये वाला सही हो गया फिर, ठीक है, मतलब ये वाला आपने किससे करोगे बता दो मैं इसको, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट से, ठीक है, देख लेना एक बार कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, और नहीं आएगा तो फिर सॉल्यूशन इसका बताया हुआ है वो भी चेक कर लेना, ठीक है। बट एग्जाम में मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज पहले ही आपको, अब इससे घबराना मत, ऑलरेडी पता नहीं है तो ठीक है। कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगाने में बहुत टाइम लगता नहीं है, b = 1 रख लो, कुछ >1 ले लो, और उसके बाद कंडेंसेशन टेस्ट लगा लो, या कॉची इंटीग्रल टेस्ट लगा लो, वगैरह वगैरह, जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि याद होगा तभी कर पाओगे, ओके। चलो, सर ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। तो हाँ सर, मैंने सी सर होगा इसको आंसर। बी क्यों नहीं होगा? चलो ठीक है, आप लोग कर लेना, ओके, मैंने बता दिया, नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैंने सारी चीजें बता दी, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट लगा के चेक कर सकते हो। और ये याद भी रख लेना, ये जो रिजल्ट है कोई बच्चा ग्रुप में भी भेज देना, मैंने करवा के रखा है कि कब कन्वर्ज करती है कब नहीं करती है, राइट? कि अगर b = 1 सर हो तो सी c> आर में होगा तो दोनों केस पॉसिबल हो रहे हैं ना, इसीलिए शायद नहीं होगा। ठीक है, आप लोग कर लेना, फिर कर लोगे या मैं करवाऊं इसको? कंडेंसेशन टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट पता है ना, बस ठीक है, उससे हो जाएगा। और मतलब ये याद भी होना चाहिए, बहुत बार आता है इस टाइप का क्वेश्चन है ये, मतलब ये वाली चीज ना काफी बार काम आएगी आपके, इस टाइप की ये जो सीरीज है, ओके, तो याद रहे तो अच्छा है। तो आप देखो, हाँ इसको देखो, ये आता है कुछ क्विक। एक्चुअली ये तो जैसे मैंने बताया ना, ये जब क्वेश्चन पेपर हुआ था इससे पहले ही मैंने ये क्लास में करवाया हुआ था, तो देखो क्या पूछ रहा है। मैंने परसों आपको बताया था ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में कहीं पर, देखो लेट ए
Ij with a real symmetric 3x3 matrix, consider the quadratic form, ये which of the following is true। ठीक, आपसे पूछा है। अच्छा बाय द वे, आप में से कितने लोगों को इसका रिजल्ट पूरा याद है, क्योंकि आप तो परीक्षा देने वाले हो, तो बताओ कब कन्वर्ज करती है। पीयूष बताओ, मैं लिखा देता हूँ ना, बताओ। बी ग्रेटर देन 1 होता है और सी कोई भी रियल नंबर होता है तो तब कन्वर्ज करती है। ओके ठीक और है, देख जब लो b इज इक्वल टू 1, जब b इज इक्वल टू 1 है तो तब सी c ग्रेटर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। देख लो बच्चों, ठीक है, रख लो इसको दिमाग में, बहुत काम आएगी। बी ग्रेटर देन 1 पे मैं सही बोल रहा था, सी कोई भी रियल नंबर हो एंड बी इक्वल टू 1 पर सी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। बट मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ ये ध्यान रखना, मैंने पेपर नहीं देना है, मतलब मैंने मार्क्स नहीं लाने अपने लिए, मैं पास हूँ ऑलरेडी, सो कीप दैट इन माइंड। ऐसे ऐसे करके ध्यान में रख लो ना, इसी चीज के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं। तो अब चलो आगे आ जाओ, इनको नोट डाउन। अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज मतलब इन दोनों के अलावा अगर ना हो तो डाइवर्जेंट होती है। हाँ मतलब पीयूष, ये इसके अलावा पूछा है तो डाइवर्जेंट होती है, हाँ हाँ, इसके अलावा डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। चलो, पर फिर भी जिसको शक हो कन्फर्म कर लेना, फिर ये मत करना कि पीयूष ने गलती करा दी, कन्फर्म करने में बहुत टाइम नहीं लगता, मैं होता तो घर जाके कन्फर्म कर लेता हूँ एक बार सोल्व करके। मैंने बता दिया होता कहाँ से, कंडेंसेशन टेस्ट और किससे, इंटीग्रल टेस्ट, दोनों जो लगाने तुमको, कंडेंसेशन टेस्ट लगाओगे तो अच्छा रहेगा। चलो, सो लेट Aij बी द रियल सिमेट्रिक 3x3 मैट्रिक्स। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म दी हुई है, क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव डेफिनेट होगी अगर सारे, देखो इसको मन में ही करना है, एग्जांपल नहीं लेना है। पॉजिटिव डेफिनेट होगी अगर सारे Aij ग्रेटर देन 0। तो मेरे दिमाग में तुरंत आएगा कि अगर सारी मैट्रिक्स में मैं 1 1 1 1 1 1 ऐसे रख लूं, वो तो क्या होती है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है, राइट। इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आई मीन टू से कि ऐसा कर लूं मैं, ये तो वो है, इसका तो डिटरमिनेंट 0 होता है, तो ये तो पॉजिटिव डेफिनेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट के तो डिटरमिनेंट क्या होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, राइट, इन्वर्टिबल होती है पॉजिटिव डेफिनेट। तो इसको गलत करूंगा एक एक करके। पॉजिटिव डेफिनेट हो अगर डायगोनल एलिमेंट हो, तो इसने दूसरा वाला बोला है कि डायगोनल एलिमेंट पक्का पॉजिटिव होने चाहिए। चलो, अगर मुझे तो पता है होते हैं करके, मैंने परसों बोला भी था आपसे, मैं इसको टिक करके आगे पढ़ूंगा ही नहीं। अब जिसको नहीं पता है वो कैसे करेगा, बोला था ना कहीं कि पॉजिटिव डेफिनेट के बारे में, जब आपको पढ़ा रहा था पॉजिटिव डेफिनेट के सर डायगोनल। फर्स्ट का हाँ ऑप्शन का एग्जाम्पल गलत लिया है, क्योंकि क्यों पॉजिटिव डिफिनाइट बोला है, तब बोला है Aij ग्रेटर देन 0। या थैंक यू। तो मतलब ऐसे हो सकता है मैट्रिक्स, एक एंट्रीज कई बार आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है, जैसे ऐसे करके बना सकते हैं इजीली। बस आपको क्या करना है, बस क्या ध्यान में रखना है मैं आपको बता देता हूँ। पहला वाला पॉजिटिव करना है, दूसरा वाला माइनर भी पॉजिटिव करना है, यहाँ पे भी -1 ही आएगा फिर, ठीक है, 0 0। इसको हमने फिर डिटरमिनेंट भी पॉजिटिव रखना है ना, तो उसका भी ख्याल रखना है, ऐसे करके बना सकते हो, राइट, बना लोगे। सर डायगोनल को 0 नहीं ले सकते। हाँ थैंक यू, देखो बना, डिटरमिनेंट क्या आ रही है 1, तो हाँ डिटरमिनेंट भी वही आ रही है ना, राइट बन गया। सिमेट्रिक भी लेनी है मैट्रिक्स, से ध्यान रखना। सेकंड वाला तो मैंने पॉजिटिव बनाया, पहला वाला मैंने पॉजिटिव बनाया, तीसरा वाला में मैंने क्या किया, डिटरमिनेंट जब ले रहा था किसकी जरूरत, प्लस माइनस प्लस, तो तीसरे वाले में भी सेकंड माइनर की जरूरत पड़ रही है, तो ये बन गया, मतलब बन सकता है इजीली एग्जांपल। ओके थैंक यू। सो अगला वाले मैंने बोला ना मैं दूसरा सही कर दूंगा, नहीं तो फिर आपको बताऊंगा हाँ ये कैसे सही होता है करके। अब देखो, इसने ये वाला एग्जांपल सही है, ठीक है, अगर जब भी आई और जे बराबर ना हो तब ए आई क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो पॉजिटिव डेफिनेट होती है। अब ये एग्जांपल काम कर जाएगा क्विक, ठीक है, सोचने की भी जरूरत नहीं होती है। आवाज आ रही है क्या बैक से, हाँ या ना बताओ। नहीं सर। ना ना नहीं सर। आई, ठीक है ठीक है, आए तो मुझे बताओ। चलो, सो ये वाला हो गया। अब लास्ट वाला क्या बोला है कि केवल डायगोनल एलिमेंट वो होने से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी। देखो ये वाला एग्जांपल काम आ गया, तो ये गलत और ये वाला सही, ठीक है। बट अगर जो एग्जाम में बैठा हो
तो पहला वाला एग्जाम्पल इसमें काम कर रहा है लास्ट वाले में, राइट। अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो आप दूसरे ऑप्शन पे ही रुक जाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव होंगे। क्यों होंगे डायगोनल एलिमेंट पॉजिटिव, ये आपको बता देता हूँ। ई क्या है, ए आई ट्रांसपोज ए ई आई। तो ए ई आई का मतलब दूसरे, देखो ith कॉलम, ठीक है, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। ई आई का मतलब क्या आएगा, ith कॉलम आएगा ना, आएगा नहीं आएगा। ई आई का मतलब जब आप किसी भी मैट्रिक्स को ई आई से मल्टीप्लाई करते हो तो ith कॉलम आता है आपके पास। ith कॉलम माने सी आई। तो अब ये कैसे मल्टीप्लाई होगा, इसमें केवल आई भी एंट्री है। ओके, मैं ठीक कर रहा हूं ना, गलत है? ओके हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सो ये वाली चीज, अब इसमें क्या होगा, इसकी आई में एंट्री आएगी, मतलब ए आई आई आ जाएगा ये, और ये बाय डेफिनेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए आई ट्रांसपोज है वो ऐसे होगा, कॉलम ऐसे होगा, तो आई आई वाले मल्टीप्लाई होंगे। ए आई ट्रांसपोज में 1 है और सी आई कॉलम में ith एंट्री है, राइट, समझे। मतलब और आई भी रो की होगी वो ith एंट्री, मतलब कॉलम में ith एंट्री माने आई भी रो की एंट्री, ठीक है। तो ए आई आई आ जाएगा, ठीक है। करके देख लेना ये कैलकुलेशन, और आपको जैसे मैं सोच पा रहा हूँ ऐसे सोचने लायक भी होना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बहुत कठिन नहीं है, मतलब चीज ट्रू करना या फिर फॉल्स करना, ठीक है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऑलरेडी एक ट्रिक होती है जानने की कि कई बार विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्या होती है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, ऐसे लिखा होता है ना, तो वहां पर हम तुरंत ये जान लेते हैं देख के कि अरे डायगोनल एलिमेंट के बाद नेगेटिव दिख गया तो ये तो हो ही नहीं सकती, ठीक। तो ये भी सीख लो, जिसको नहीं पता है वो सीख लो, जिसको पता है वो ठीक है। चलो अगला वाला, अब इसको कैसे करेंगे, अगला वाला आ गया। इसको इसको करेंगे, सर आप म्यूट है। क्या बना रहे हो, ठीक, चलो। an bn are two bounded sequences of real numbers, ठीक है, which of the following is true। अब देखो पूछा क्या है हमसे, पहला वाला पूछा है कि an प्लस इसका जो लिमिट सुप होगा वो होगा लिमिट सुप an एंड इसका मॉडुलस का bn, ठीक है, और ये बराबर होंगे। तो इसको कैसे सोचोगे आप इसमें एक काम करें, चलो पहले 4 के 4 ऑप्शन पढ़ लो। ये वाला बोला है कि ये वाला ट्रू होगा, लिमिट सुप्रीमम ऑफ an प्लस bn ये हो जाएगा, और तीसरा वाला बोला है ये, चौथा वाला बोला है कि ये नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। देखो पहले इसको हमने गलत कर देना है, क्यों, चौथे वाले ऑप्शन को, राइट। तो हम पहले चारों पढ़ेंगे, क्योंकि इसने बोला कि मे नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अंदर वाली भी बाउंडेड सीक्वेंस बनेगी बनेगी ना, दो बाउंडेड का सम है तो बाउंडेड बनेगी, तो लिमिट सुप तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ओके हाँ, अब बाई डेफिनेशन एक चीज हम जानते हैं, अच्छा वो पॉजिटिव टर्म्स के लिए होता है ना, ये वाली इनइक्वालिटी किसके लिए ट्रू होती है, आपने पढ़ी होनी चाहिए, मुझे बता दो। लिमिट्स ऑफ ए एन बी एन, positive terms of the series sequence अच्छा ऐसा होता है क्या, मैं ऐसे ही भी बोल सकता हूँ। अच्छा ये केवल पॉजिटिव के लिए ट्रू होता है या हमेशा ट्रू होता है, सब पॉजिटिव के लिए होता है। बोलो। नेगेटिव अगर होगा तो फिर वहां पे नेगेटिव आ जाएगा तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो सकती है ना। मैं आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है कि पॉजिटिव हाइपोथेसिस होती फिर है नहीं मुझे होती, याद इसलिए है आप लोग से पूछ, ठीक है, बट फिर भी मैं कंफर्म सर। करना चाहता हूँ दोनों से। तो बोलो बच्चों, आपने रिवाइज किया है? हाँ सभी के लिए ट्रू होती है, रियल सीक्वेंसेस के लिए। ओके, पीयूष बताओ। ट्रू होता है ये, मतलब ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं आई थिंक। ओके ठीक है चलो अच्छा, तो ये अगर ट्रू होती है इस, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, हमें यहां से ये पता चलेगा
लिमिट इससे क्या पता चलता है देखते हैं, अदरवाइज एग्जांपल लेंगे फिर, ठीक है। मतलब -1 की पावर सर ये ये नहीं होगा शायद सर, +1 क्या? -1 -1 +1 लिखिए। ओके सर, नहीं नहीं सर, मैं गलत बोल रहा हूँ सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं गलत देख रहा। ओके ठीक है, तो ये होगा बाय हेलो डेफिनेशन सर, ऐसा। ये बाउंडेड सीक्वेंस होना चाहिए और कुछ नहीं सर। बाउंडेड तो दिया हुआ है ना ऊपर। ये सर मैं वही बोल रहा हूँ, रियल सीक्वेंस होना। ओके ठीक है, तो अब मैं लिमिट लिमिट लिखूंगा तो सुप्रीमम ही मानना, हाँ आप लोग, मैं स्किप करूंगा तो ये होगा ये, राइट। इतना तो हमको पता है, द लिमिट सुप आएगा Pn। तो ये इतना तो हमें पता चल गया, राइट। और मतलब मॉड बड़ा होगा ना हमेशा, या मॉड छोटा हो सकता है, सुप Bn, राइट। तो ये वाला तो गलत है ऑब्वियसली, राइट। सेकंड वाले को क्या एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है ट्रू लिमिट सुप्रीमम Bn। तो क्या एग्जांपल ले सकते हैं, मुझे लगता है एग्जांपल ले लेनी चाहिए हमें फटाफट क्विकली। चलो, सो व्हाट एग्जांपल कैन वी टेक? बाय द वे ये ट्रू है, ओके अभी बताता हूँ क्यों, बट मैं चाहता हूँ पहले एग्जांपल से करते हैं। बताओ जल्दी एग्जांपल सोचो। अब मुझे ये वाली साइड सर बड़ी करनी है, an equals तो मैं to क्या, हाँ an equals to 1 -1 1 -1 और bn Bn equals to -3 0 माइनस -3 0। -3 और 0, हाँ चलो -3 -0, अच्छा। तो अब इसमें ओके, राइट, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और दूसरी तरफ क्या आएगा, माइनस और टर्म्स पे वो बढ़ जाएगा, राइट। ओके 4, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये वाला सबको एग्जांपल ऐसे करके बनेगी, राइट। कुछ मिस्टेक हो तो चेक कर लेना, ओके। ये क्लियर है सबको सेकंड वाले के लिए? तो देखो एक चीज मैंने आपको क्या बताया, एग्जांपल सोचना कैसे है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, सुनो। जैसे सेकंड वाले में मैंने बोला ना कि मैं इस तरफ वाले को बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूं, तो जो -1 की पावर n है ना उसका यूज करूंगा मैं। देखो किया है यहाँ पे, इन्होंने एग्जांपल लिया ना -3, तो वो ऑड पे माइनस माइनस रखा, उसकी वजह से जो an प्लस bn आई ना वो बढ़ गई, मतलब उसका लिमिट पॉइंट बढ़ गया, ठीक है। समझे या नहीं समझे? ऐसे करके करना है आपको। और ऊपर वाला भी उसी की वजह से गलत हो गया, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा उसमें, क्योंकि लिमिट सुप्रीम उसका, तो इसलिए तीसरा वाला सही है, समझे? ओके, अब जो चौथा वाला है -1 की पावर bn, इसका जो, जैसे bn का कोई भी ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट है उसी के, मतलब इसी के प्लस माइनस लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, राइट। इसकी जो रेंज है मान लो ऐसे आई लिमिट की, मतलब ओपन इंटरवल, मतलब बीच में गैप हो सकता है, ऐसे करके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। जो तीसरा वाला है, समझे? बॉडी बढ़ेगा ना हमेशा, लिमिट सुप ऑफ -1 की पावर n bn है, राइट। तो उसके जो लिमिट पॉइंट होंगे वो छोटे होंगे ना, ऐसे करके सोचना आप, ठीक है। और तीसरा मुझे लगता है ये एक्स्ट्रा है, और मैंने डिटेल सॉल्यूशन देखना है तो देख लेना, ठीक है। बट मुझे देखो ये क्विकली एकदम आपके दिमाग में नहीं आएगी ये चीज, आपको वहां पे जब एग्जाम में बैठे हो ना तो ऐसे सोचना, जब आपको लगता है कि यार ये मुझे गलत लग रहा है तो मैं इसे कैसे गलत कर सकता हूँ। मैंने जैसे बोला ना कि ये वाली साइड मुझे बढ़ानी है, तो मुझे क्या एग्जाम्पल लेना चाहिए। एग्जाम्पल कोई ऐसा नहीं कि आ जाता है दिमाग में रखा हुआ है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आता है, ओके क्लियर है? ओके राइट। वैसे बाय द वे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ इसमें, ठीक है। अब दूसरी चीज बता रहा हूं, ये तो गई। मान लो पहला वाला ट्रू है, ठीक है, मान लो आप, फिर तीसरा वाला क्यों ट्रू नहीं है? सोचो आप, फिर तो तीसरा भी होना चाहिए। तीसरा वाला क्या गलत बोल रहा है? इसका मतलब पहला ट्रू नहीं हो सकता। अब मान लो दूसरा वाला ट्रू है, तो फिर तीसरा वाला क्यों ट्रू नहीं है? तीसरा वाला भी होना चाहिए फिर,
क्योंकि ये वाली साइड जो है ना, इससे बड़ा ये है ये। तो जैसे ही दूसरा वाला सही होगा, एक मिनट मेरे को आ नहीं रही है वीडियो, मतलब स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। जो दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में जिसमें मैंने घेरा किया है, अगर वो ट्रू है तो वो जो दूसरा वाला है ना, राइट हैंड साइड, वो छोटी है तीसरे वाले की राइट हैंड साइड से, है या नहीं है? तो दूसरा वाला ट्रू हो नहीं सकता, क्योंकि पार्ट बी है, पार्ट बी में एक ही ट्रू होता है। तो पहला वाला ट्रू होने से तीसरा ट्रू हो रहा है, दूसरा वाला ट्रू होने से तीसरा वाला ट्रू हो रहा है, तो इसका मतलब पहला दूसरा तो गलत है, एग्जाम्पल ही नहीं लेने। तो तीसरा वाला ही सही है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आपसे तीसरा वाला सही है, अभी आपको बताता हूं। ओके, राइट। बट स्टिल ये है, हमेशा आपके दिमाग में नहीं आएगा, मैंने कई बार आपको ये बताया था, मैं कुछ ऐसे बताऊंगा आपको। और चौथा वाला सोचना बिल्कुल आसान है, को बच्चा बच्चा उसको गलत कर देगा, ये तो सही नहीं है भाई, समझ में आई आपकी? तो इन एग्जाम इट कैन बी सॉल्व वेरी क्विकली। और ऐसी चीज आपके, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये यहाँ पे, राइट, ये आपके बहुत काम आने वाली है पार्ट बी में। मैंने कई बार देखा है ऐसा क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको यहीं पे बताया। क्योंकि कई बार एक चीज को अगर ट्रू ही मान लिया जाए तो दूसरा वाला ऑप्शन भी ट्रू हो जाता है, तो इसका मतलब वो वाला ऑप्शन तो ट्रू होना ही नहीं चाहिए। अगर हो भी गया मान लो वो भी ट्रू, तब भी आप सही जाओगे, क्योंकि इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है, आपको तो फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो ये वाली ट्रिक कभी गलत नहीं हो सकती। तुम्हें समझ में आई जो मैंने बोली या नहीं आई? सबको आया पक्का? तो ये एग्जाम के लिए है सिर्फ, ठीक है। अब मैं कहीं इंटरव्यू में गए हो, सर देखो ये सही हो गया तो ये भी हो जाएगा, ये सही हो गया तो ये भी हो जाएगा, ऐसे वहां नहीं चलेगा। वो कहेंगे बताओ ये वाला क्यों सही है, हमको वो छोड़ो तुम, ठीक है। मतलब वो भी आपको आना चाहिए। ओके, चलो अब आते हैं इसमें। आप में से कितने लोग इसको बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं? क्विकली। ओके, मे बी क्योंकि मुझे याद है, मैं जब इसके बारे में कुछ बहुत अच्छे तरीके से यही वाला क्वेश्चन मैंने आसान करके बताया था, या मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब एक आसान तरीका बताया था बहुत ही सरलता से कि इसको ऐसे किया जा सकता है। मैं ये दूसरा क्वेश्चन हो, मतलब जैसे ना उत्तर लिखना होता है तो आसानी से समझ आता है वो वाला, वो देखना जरूर आप अकाउंटेबिलिटी के क्वेश्चन में, वो ये है या नहीं मुझे नहीं पता। तो ठीक है, बहुत सारे लोग सॉल्व कर सकते हैं, हैप्पी टू सी दिस। चलो, तो लेट मी सी क्या बोलता है क्वेश्चन। लेट एक्स वाई बी डिफाइंड बाई एक्स इक्वल टू दिस एंड वाई इक्वल टू दिस। x1 क्या है कि लिमिट ऑफ xn हमेशा 1 ही आएगा, वेयर xn 01 क्या होगा, 01 में होगा। अब मुझे यहां से तुरंत पता चल गया कि जो भी सीक्वेंसेस 0 और 1 से बनती हैं उनका लिमिट ऑफ 1 तभी हो सकता है जब 1 उनका लिमिट पॉइंट हो, यानी कि 1 बार 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 रिपीट हो रहा हो। समझे? समझे या नहीं समझे आप? तो ऐसे सोचना चाहिए ना हमें। तो इसका मतलब उसमें वो सारी सीक्वेंसेस आएंगी, मतलब उसमें वो वाली सीक्वेंसेस नहीं आएंगी जिसमें आपको कि एक स्टेज के बाद 0 हो जाती है वो चीजें, उसके अलावा सारी सीक्वेंसेस आएंगी। तो वो वाली सीक्वेंसेस हम जानते हैं। और ये हमें, हमारी नॉलेज क्या है पीछे की? पीछे की नॉलेज हमारी ये है कि ऑल द सीक्वेंसेस विद टर्म्स 0 एंड 1 आर अनकाउंटेबल। सब जानते हैं ना ये? कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो नेट का एग्जाम देने जाए और ये ना जाने, क्योंकि ये पीछे पूछा गया है बार बार। एंड दूसरा ये भी जानते हैं वे सीक्वेंसेस जिनके टर्म एक स्टेज के बाद 0 होते हैं वो क्या होती हैं, काउंटेबल, राइट। तो बस ये जो एक्स है ना उसका ही कंप्लीमेंट है। अब टोटल सीक्वेंस है जिनका टर्म्स 0 और 1 होते हैं वो तो अनकाउंटेबल होती हैं, और वो जिनके 0 हो जाती हैं एक स्टेज के बाद वो होती है काउंटेबल। तो ये अनकाउंटेबल होना चाहिए पक्का, क्योंकि ये भी काउंटेबल हो गया एक्स, तो फिर वो और ये मिलाकर पूरा सीक्वेंसेस बन जाएंगी जिनके टर्म्स 0 और 1 हो। लिखो या इस बात को मैं, पक्का समझ में आ गया आपको? ओके, पक्का ना? ठीक है, तो लिखता नहीं। तो अब पूछा क्या क्या है, मैं नीचे देख लूं, क्या पता मुझे वाई को पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, मुझे तुरंत समझ में आ गया। एक्स और वाई काउंटेबल हैं, तो मेरी नजरों में ये गलत हो गया। एक्स काउंटेबल है, ये भी गलत हो गया। इसने बोला कि दोनों में एक्स को काउंटेबल होने की बात की है, तो इसका मतलब वाई का पक्का पता करना पड़ेगा। ठीक है। वाई में पूछा है कि लिमिट एक्सएन अस्तित्व में नहीं है।
अब लिमिट एक्सचेंज जब अस्तित्व में नहीं होगी, ओ सॉरी, ये तुमको हिंदी समझ आती है? चलो इधर देखो, मुझे तो आती है। सो आई मीन टू से गणित वाली, तो वाई यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, लिमिट एक्शन डज नॉट एग्जिस्ट वेयर एक्शन बिलोंग टू 0 1। इसका मतलब मुझे ये पता है कि वो सारी सीक्वेंसेस इसमें आने वाली हैं जी, मतलब ऊपर वाली तो इसमें आएगी ना एटलीस्ट, नहीं ऊपर वाली जरूरी नहीं है सारी आएंगी, मतलब वो सारी सीक्वेंस जिनमें 0 या 1 आप रखना ही होगा। मतलब दो चीजें इस पे नहीं आएंगी, मैं बता देता हूँ। एक तो वो सीक्वेंस जिनकी एक स्टेज के बाद सारे टर्म्स 0 हो जाते हो, एक वो सीक्वेंस जिनकी एक स्टेज के बाद सारे टर्म्स 1 हो जाते हैं, उसके अलावा सारी आएंगी और वो दोनों काउंटेबल होती हैं। एक जो सीक्वेंस जिसके सारे टर्म्स 1 हो जाते हैं एक स्टेज के बाद, एक वे सीक्वेंस जिनके सारे टर्म्स 0 हो जाते हैं, उसके अलावा बची हुई तो अनकाउंटेबल होनी चाहिए पक्का। तो दोनों अनकाउंटेबल है, बात खत्म होगी, कुछ नहीं करना। मैं समझ में आया? पूरा प्रीवियस नॉलेज पर क्या है, बेस्ड है, राइट है या नहीं है? अब आपने जैसे सोचा वो आप जानो, मतलब कुछ लिखना विखना है नहीं इसमें, ऐसे ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इधर उधर होता है वही हमेशा पूछते हैं। ये सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस विच टर्म्स, मतलब जिनके 0 या 1 है टर्म, वो अनकाउंटेबल होती हैं और उसके अलावा एक स्टेज के बाद रिपीट होने वाली, देखो वही पूछा हुआ है और कुछ खास नहीं है, ठीक है? अब आपको देखो ये समझना चाहिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी, आपका इस कोर्स में बैठे हुए हैं, राइट, आपने एग्जाम देना। अच्छा ये कोर्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत आसान नहीं है, तो इसको मैं नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये पहले स्टेप में भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब ये रिकॉर्ड किया था उसके बाद मुझे इसकी रिकॉर्डिंग खो गई थी। ओके, तो इसका मैंने वो बता दिया था क्या, मतलब ये एलिमिनेशन से जल्दी हो रहा था, मुझे याद नहीं है एक्चुअली, ठीक है? तो वैसे भी आप लोग इसको पढ़ना चाहेंगे तो वहां पे पढ़ना, और एग्जाम्पल से कर सकते हैं तो करना, और मैं मतलब मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन लिख दूंगा, ओके, एक दो दिन में इसको नोट कर लो। जैसे मैंने परसों आपको क्वेश्चन बताया ना, कुछ क्वेश्चन के मतलब एकदम क्विक नहीं है, ओके, और क्विक भी होगा तो वो भी बता दूंगा। मैं जब पिछली बार किया था तो मुझे याद आ रहा है। ओके, हाँ कीर्ति क्या बोल रहे हो आप? बोलो बोलो, पूछो। और बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे भी हैं जो, अच्छा आप में से मैट्रिक स्पेस के साथ कौन कंफर्टेबल है? सारे वो हाथ उठाओ, जो सही से हैं वही उठाना, ओके, ये तो थोड़ा करते हैं। मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन नहीं है, सारे बंदा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हो, कंटिन्यूटी, मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा मैं, कुछ रिजल्ट हो तो पता हो, ओके ठीक है, बहुत कम है संख्या। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब इस वाले को देखो, ठीक है, इसको देखना। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया, मान लो वहां पे fn 0 1 to r be given by, fn आपको जो दिए वो दिए, वो छोड़ो, फॉर ऑल t in 0 1, राइट। नीचे पूछा है सीक्वेंस कन्वर्ट करती है यूनिफॉर्मली, ये पहले ही गलत कर दूंगा मैं इसको, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ट करती ही नहीं है, मुझे पक्का भरोसा हो गया। क्यों पता है? चौथे वाले ऑप्शन को देखो, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी तो वो भी सही हो जाएगा। आप जानते हो ना यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का ये रिजल्ट, तो ये तो सही हो ही नहीं सकता। फिर लिमिट को मैं बाद में चेक करूंगा। ये बोल रहा है कि सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्ज करती है लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं करती है। चलो मैं देखता हूं करती है नहीं करती है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अब द सीक्वेंस एफ एन डाइवर्ज ऑन दिस, और दूसरा पूछा है कि ये डाइवर्ज करती है, और तीसरा पूछा है कि लिमिट इक्वल है या नहीं है। अब मुझे सिर्फ चेक करना रह गया इसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, और तो कुछ है ही नहीं, राइट? कुछ बचा या नहीं बचा? राइट, ओके, चलो देखता लिमिट हूँ। भी चेक करेंगे ना? देखता हूँ करती है नहीं करती, मुझे क्या पता, करके थोड़ी आया मैं उसको। तो देखो लिमिट एफ एन टी, पर इतना पता चल गया कि पहला वाला सही नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है? ओह बाय द वे, यहाँ पे एक चीज और देख लेनी चाहिए आपको, कि इसने बोला ना तो सीक्वेंस डाइवर्ज करती है फलाने पॉइंट पर, तो 0 पे तो कन्वर्ज कर रही है, तो ये क्यों सही है फिर? आपसे ये पूछना चाहता हूं मैं। तीसरा वाला तो सही नहीं है ना, तीसरे वाला का तो पता चल गया, क्योंकि 0 पे तो कन्वर्ज कर रही है, 0 पुट करके देखो 0 आ जा रही है सीक्वेंस। अब हमें इन दोनों में से चुनाव करना है लिमिट क्या है करके, जरा देख लेते हैं,
ठीक है, टी के टर्म्स में। तो टी की पावर n इंटीग्रेट करनी पड़ेगी ना यहाँ तो। हाँ लिमिट चाहिए मतलब, ठीक है चाहिए लिमिट। मैं तो सोच रहा था लिमिट नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। तो देखो अब ये है, अब आपको इसकी लिमिट, अब टी को तुम देखो कई बार कंफ्यूज होते हो, टी को सिर्फ एक फिक्स रियल नंबर देखो आप, ठीक है अगर आपको निकालनी है। 0 और 1 पे हमको लिमिट बराबर दिखाई दे रही है, ओके 0 1 पे लिमिट दिखाई दे रही है ना बराबर, ओके ठीक है। तो अब सिर्फ एक ऐसे सोचना कि 0 1 के अलावा कोई भी ऐसे रियल नंबर है a की पावर n, जानबूझ के a की पावर n लिख रहा हूं। अब इस सीक्वेंस की मुझे लिमिट चाहिए, तो कैसे निकालूं? अब इसके लिए तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कौची, रूट टेस्ट। अब वो कैसे आएगा आप सोचो, क्योंकि पावर n दिखाई दे रही है राइट, तो वो हट सकती है, तो u की पावर n की पावर 1/n करेंगे। तो इसकी पावर जब 1/n करेंगे तो यहाँ 1/n का पहली वाली एडजस्ट करती है मुझे पता है, दूसरी वाली एडजस्ट करती है मुझे पता है, तीसरी वाली एडजस्ट करती है मुझे पता है, चौथी वाली एडजस्ट करती है मुझे भी पता है, और पहली वाली 1 होती है, दूसरी वाली 1 होती है, तीसरी वाली a है, यहाँ आता है 0 राइट, 1 - a राइट। पहली वाली 1 होती है सबको पता है राइट, वहां पे n+2 कर लेना और ऊपर ऊपर थोड़ा एडजस्ट कर लेना। दूसरी वाली भी 1 होती है, तीसरी वाली a की a रहेगी, चौथा वाला नंबर लेस देन 0 है तो 0 आ गई। तो रूट टेस्ट बोलता है क्या, लिमिट 0 होगी। समझ गए कि नहीं, हर सर किसी रियल नंबर कन्वर्टेड टू की। ए। a क्यों, 1 - a की पावर n तो 0 पे जाएगी ना। ओ ए नहीं है वो ना तो 0, उसके लेफ्ट। तो अपने 0 × a तो 0 होता है। सर a तो आपने है, लिमिट एंडिंग टू इन्फिनिटी पे किया ना, तो वो तो ए आएगा, ए लेस देन 1 है इसलिए 0 होगा। तो 1 - a की पावर n तो 0 सर पे वो जाएगा ना। 1 - a⁴ वही तो 1/n है। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, फिर भी मैं बच गया, गलती नहीं हुई, ये तब भी 0 ही जानी है, ठीक है ओके। चलो बट थैंक्स फॉर दिस, ऐसी मिसकैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए ओके। तो आपको पता चल गया कि लिमिट एडजस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब आप बोल रहे होंगे सर इसमें खास किया क्या हमने, तो लिमिट फाइंड हमें करनी ही पड़ी, हमें क्या खास आपने बता दिया? नहीं आपने, मैंने आपको कुछ खास बताया, आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक नहीं करना पड़ा एक्चुअली। क्या पता आप लोग ये 2 भी करते, पहला वाला भी करते, फिर चौथा वाला भी करते। कुछ लोग सोचते चलो पहले चौथा वाला कर लेते हैं, कुछ जरूरी थोड़ी है कि नहीं? नहीं आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? और उस वैसे मेरे पास इसकी दूसरी ट्रिक भी है, मैं इसको बिना लिमिट निकाले भी सॉल्व कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते? एनीवन? देखो इधर वाली लिमिट तो 0 आ रही है राइट, राइट हैंड वाली, नहीं तो एक्चुअली कौन सी वाली, हाँ राइट हैंड वाली। नहीं लिमिट चाहिए एक्चुअली, आपको पता होना चाहिए ना 0 पे जा रहा है, ठीक है चाहिए, ठीक है। ये इसमें सीखा तुमने कुछ, मैंने जो बताया आपको, या नहीं सीखा? क्या करना है करके पार्ट बी के क्वेश्चन में, ओके तो उस क्विकली सॉल्व करना सीखना चाहिए, क्विक सॉल्विंग ही सिखा रहा हूँ आपको। ये वाला क्वेश्चन गलत था, ठीक है इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसलिए, आगे हेलो वाला जो सर। है। हाँ पूछिए सर। सर पहला वाला कैसे किए एक बार बताना, सर सुना नहीं। हाँ देखो देखो ये एग्जाम ट्रिक है ओके। ये पहला वाला चलो मान लो सही हो गया, आप टिक करके आए इसको, ठीक है, इसका मतलब ये वाला टिक कर दिया आपने, मान लो एक पल के लिए सही है, ठीक है। ओ अच्छा, दोनों एक साथ करेक्ट नहीं हो सकता ऐसे ही कुछ। आप फिर आप चौथा क्यों सही नहीं कर रहे? क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस तो इंप्लाई करता है कि लिमिट एक्सचेंज होगी। अब 2 सही होते नहीं है पार्ट बी में, ये भी मैथमेटिकल लॉजिक है एक प्रकार से, पार्ट बी में 2 सही होते नहीं है, तो इसका मतलब इसको छेड़ना ही नहीं है, तो करना ही नहीं है हमें, ये मैं बोल रहा हूँ, मतलब अपना समय बचाना है ना। हाँ समझ गए, ओके चलो ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो क्या क्वेश्चन है। सर हम लोग एक एप्लीकेशन पढ़े थे जो FN = x⁴n × g(1)
जीरो होता है, जीरो इंटर क्लोज इंटरवल पे, तो यहाँ पे क्या वो अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? वो अप्लाई इसलिए नहीं कर पा रहे हो, इसके साथ में n+1 और n+2 भी है। देखो साथ में लिखा है ना, उधर तो मैंने सिर्फ t की पावर n के लिए लिखाया था, जितना लिखा है उतना ही मानना है, राइट। वहां पे क्या किया, x की पावर n टू gx था, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा है। वो n+2 और n+1 gx का नहीं है, gx तो x का फंक्शन होगा, उसमें n का कोई लेना देना नहीं होगा, समझे। तो t की पावर n इंटू सम g t नहीं है, ये है n+2 n+1 t की पावर n इंटू जी टी। वो आया था मेरे दिमाग में एक पल के लिए, मैंने वो सोचा, मैंने तो वैसे लिखाया नहीं है। ओके, अगर ऐसा है तो कभी भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं होगा, तो फिर ऐसा है तो अगर मतलब ये जो n+1 इंटू n+2 n+k इंटू n+k+1, मतलब ऐसा कुछ अगर एक्स्ट्रा n टर्म्स रह जाए तो हम नहीं लोग नहीं, कभी कह ऐसा नहीं सकते। कुछ कोई यहाँ से आपको जनरलाइज नहीं करना है एक्स्ट्रा टर्म रख के, क्या पता क्या एडजस्टमेंट हो, या तो आपको जनरली प्रूव करना पड़ेगा, हो डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, कहीं वो डिपेंड करता है बार बार, ऐसे ऐसे नहीं ले सकते आप यहाँ से कि एक्स्ट्रा रहेगा तो नहीं होगा। ओके, थैंक यू सर। हेलो तो सर। ये वाला गलत था। हाँ, सर आपने कैसे सर लिमिट ना वर्क करके सर कैसे करेंगे सर? नहीं नहीं, मैंने बताया लिमिट तो, नहीं लिमिट चाहिए, फाइंड कर। नहीं चाहिए लिमिट, एक्चुअली लिमिट चाहिए, दूसरे वाले में जरूरत पड़ रही है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन टी चाहिए वहां पे नीचे वाले लिमिट में। इधर वाली तो मैं रीमान इंटीग्रल की थ्योरी से बताता कि ये ग्रेटर देन जीरो आएगी, लेकिन इधर वाली नहीं आएगी ना, दूसरी साइड की राइट हैंड साइड की जीरो के लिए अंदर चाहिए हमको, अंदर फंक्शन क्या आ रहा है करके, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन टी चाहिए एक्चुअली, ठीक है। दूसरी वाली साइड ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो ये दूसरा वाला गलत है, ओके। इसके आगे जो क्वेश्चन है इनर प्रोडक्ट वाला, तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगला वाला ये देखो, अब इसको ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है। Let A be a n cross n matrix of rank R. Let B be the vector space of all n cross n matrices X such that X equal to 0. What is the dimension of V? Okay, तो ये वाला स्पेस है भाई आपके पास, W इक्वल टू A belongs to M and R। अब देखो कई बार ना एक चीज क्या होता है, नेट में ऐसी चीजें आती हैं, तो नेट जीआरएफ भी हो जाता है, लेकिन आगे हम फंस भी जाते हैं, तो इतने पे रुकना ही नहीं होता। हाँ, सीखना बहुत अच्छी तरीके से है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो नए होंगे यहाँ पे, तो ऐसे नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। जो रेगुलर थ्योरी, रेगुलर क्लास में थ्योरी होती है, ये सब मैं नहीं बताता इन जनरल, यही बताता हूँ बस एग्जाम के टाइम में। तो देखो इसको कैसे करेंगे, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वी। ये नल स्पेस है एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, कौन सा जानते हो, इस वाले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाला उसका नल स्पेस है, तो इसकी डायमेंशन पूछिए। तो n स्क्वायर माइनस रेंज तो होगी एटलीस्ट, ठीक है। आप ये सही क्यों है कैसे, वो मैंने समझाया हुआ है कहाँ पे, डिटेल सॉल्यूशन में। अब मैं इसको एग्जांपल लेके करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो, मान लो एक ही जगह आपने क्या ले लिया, हेलो सर, आई ले लिया। डब्लू हाँ हाँ सर डब्लू एक्स होगा ना सर, एक्स का X सेट जो एक्स इक्वल टू 0। हाँ, थैंक यू, मैं समझ गया था। तो देखो मैंने लिख दिया उसको, x आ जाएगा वो अभी, ठीक है। तो वहां पे एक ही जगह x होगा। हाँ, अब आप सिर्फ इसको मन में सोचो, थिंक, मतलब अपने माइंड में सोचो कि अगर आप आई लेते हो एक ही जगह, तो सारी हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो रही है, राइट। आर की जगह एन आ जाएगा फिर, समझे, क्योंकि आई की रैंक एन होती है। देखो नीचे में से कौन कौन से गलत होते हैं, ओके। तो उस केस में इसकी डब्ल्यू क्या आएगा बताओ, अगर आप ए इक्वल टू आई लेते हो तो जल्दी बताओ, बताओ भाई। 0 स्पेस। जीरो आएगा, राइट, ओनली जीरो। दिख रहा है ना सबको, राइट, डब्ल्यू जीरो आएगा। और जीरो स्पेस की रैंक कितनी होती है, जीरो। जीरो। और पहले के तीन ऑप्शन जीरो नहीं हो सकते आर की नॉन जीरो वैल्यू के लिए, हो सकते हैं, वो क्या आएंगे उसकी परवाह मत करो।
इफ आर इज नॉन जीरो देन द फर्स्ट थ्री ऑप्शन कैन नेवर बी जीरो ना, हाँ या ना? ओके, सो उनको कट कर दो और बिल्कुल टिक करते हुए आगे बढ़ जाओ, ठीक है? अब उनको भी मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, उनको भी आपने कैलकुलेट नहीं करना है कि इसमें एन आ गया, दूसरे वाले में एन स्क्वायर आ गया, तीसरे वाले में एन क्यूब आ गया, नहीं वो चाहिए नहीं। आपको सिर्फ इतना पता करना है कि वो जीरो नहीं आ सकते आर के नॉन जीरो वैल्यू के लिए। एक ही साथ में तीन हो गए, राइट? समझे? पक्का? सर हाँ, सर एक बार फिर से बोलना ही। फिर से बोलो। और दूसरा किसने बोला सर? हाँ हाँ सर, रिपीट कीजिए प्लीज। तो आप नाम बताओ अपना। अच्छा सीता, ठीक है। जी सो ठीक है, रिपीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप बताइए आपको डब्ल्यू क्या है, वो समझ में आ गया है? हाँ सर, डब्ल्यू ओके, तो आपसे बोला है कि ए कोई मैट्रिक्स है रैंक आर की, राइट? ऐसे आपसे बोला है। अगर आप आई लेते हैं तो आई की रैंक कितनी होती है, बताओ मुझे। एन एन होती है, ठीक है, नॉन जीरो है। तो हाँ डब्ल्यू क्या आ रहा है आई के केस में? एक ही जगह आई पुट करो तो एक्स जीरो वेक्टर आ जा रहा है, इसका मतलब जीरो ही है। डब्ल्यू इक्वल टू जीरो आ रहा है। जीरो की डायमेंशन क्या होती है जीरो स्पेस की? 1। वन कैसे होती है जीरो स्पेस की डायमेंशन? जीरो होती है, ठीक है, जीरो स्पेस की डायमेंशन जीरो होती है। सॉरी, हाँ हाँ सर, हाँ, जीरो स्पेस का डायमेंशन जीरो। ओके ठीक। अब ना ही पहला वाला जीरो हो सकता है आर की नॉन जीरो वैल्यू के लिए, ना ही दूसरा वाला जीरो हो सकता है, ना ही तीसरा वाला ऑप्शन जीरो हो सकता है। हो सकता है आप आर की जगह इनपुट कर लो तो देखो तीनों नॉन हाँ जीरो आएंगे। सर, हाँ सर, हाँ सर, सॉरी। नहीं सॉरी क्या, पूछो आप। तो अब पहला दूसरा तीसरा करेक्ट है, ठीक है? तो चौथा गलत हो गया, नहीं सॉरी, चौथा ऑटोमेटिकली सही हो गया फिर एग्जाम के नजरिए से। ठीक। तो अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। एक मिनट ना। अच्छा, अगला वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको सिर पर पढ़ो। सपोज ए एंड बी आर सिमिलर रियल मैट्रिसेस, दैट इज, अब वो आगे को नहीं पढ़ते हैं हम, ठीक है, वो आगे गलत भी छपा है थोड़ा। विच ऑफ द टाइपो है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी ट्रू, निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक नहीं है सत्य होने, ठीक है? ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमिलर टू ट्रांसपोज ऑफ बी, ठीक है, ऐसे पूछा है, तो ये सत्य हो सकता है, बोलो? क्योंकि ऊपर ट्रांसपोज ही लेने हैं और क्या है, राइट? वो दिख रहा है, और ट्रांसपोज का रिवर्सल लॉ आपको आता ही है। दूसरा वाला बोला है तो मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ ए इज सेम एज द मिनिमल पॉलिनॉमियल ऑफ बी। अब देखो भाई, जब दो मैट्रिसेस सिमिलर होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल सेम होती है, मिनिमल पॉलिनॉमियल सेम होती है, एनालिटिक पॉलिनॉमियल का सेट सेम होता है, उनके आइगन वैल्यूज सेम होती हैं, और फिर आइगन वैल्यूज से जो जो बनता है वो तो सेम होता ही है, ठीक है? डिटरमिनेंट, ट्रेस, और तो और उनकी रैंक भी सेम होती है। और रैंक सेम क्यों होती है ये बहुत आसान है, कौन बताएगा? उनकी रैंक सेम क्यों होती है, कौन बता सकता है? जल्दी से बात खड़ा करो, थोड़ा आपको भी तो जांचना चाहिए मुझे। सर सॉरी। तुम बता सकती हो तो बता दो, चलो तुम्हें से सर पूछ लेता हूँ। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करने से रैंक ऑल्टर नहीं होता। हाँ ठीक है, रैंक अल्टर नहीं होती है तो इसलिए सेम होती है, ठीक है? इतनी चीजें सेम होती हैं, कुछ सेम नहीं भी होता है, ऐसा कुछ बता सकते हो आप? कुछ जरूरी नहीं है सेम हो, बताओ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेम नहीं सर होती। आइगन वेक्टर्स सेट। हाँ, आइगन वेक्टर जरूरी नहीं है वो सेम हो, ठीक है? आइगन वेक्टर डिफरेंट होते हैं, और वो क्या होते हैं, जैसे एक का आइगन वेक्टर एक्स है तो दूसरे का पी एक्स होता है, ठीक है? वो पी मैट्रिक्स क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। और तीसरा बोला है ट्रेस सेम होते हैं, देखो तीसरा भी हमें पता है, नीड नॉट बी ट्रू, द रेंज ऑफ ए इज द सेम ऑफ रेंज ऑफ बी, ठीक है? तो ये गलत है, उनकी रेंज सेम नहीं होगी। ओके, अब ये ध्यान रखना, रेंज भले ही सेम ना होती हो लेकिन रैंक सेम होती है, रेंज स्पेस की डायमेंशन सेम होगी, ठीक है? समझ में आई बात?
हाँ बस भी ठीक है। तो ये मुंह मुंह पे ही हो गया ना, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, राइट? ओके, तो इसको सही करो और सर आगे नहीं। हाँ पूछो। आपने अभी बोला एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल भी सेम होता है, लेकिन ऐसा तो एनिलिटिक जरूरी नहीं पॉलिनोमियल ना का कि सारे सेट सेम एनिहिलेटिंग होता है। पॉलिनोमियल। हाँ होते हैं सेम, जितने भी एनालिटिक पॉलिनोमियल हैं सारे सेम होते हैं। ये प्रूव करवाया मैंने आप लोग को कोर्स में, ओके सर। मुझे याद है जहाँ तक। एनिलिटिक पॉलिनोमियल सारी सेम होती है, मिनिमल पॉलिनोमियल सेम है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम है। तो ऐसे सोचो, एनिलिटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? सारे मिनिमल पॉलिनोमियल के मल्टीपल। तो दोनों की सेम है तो दोनों के मल्टीपल भी सेम होंगे। एनिलिटिक पॉलिनोमियल वही तो होते हैं, सारे मिनिमल पॉलिनोमियल के मल्टीपल। जब दोनों जिन भी दो मैट्रिक्स की मिनिमल पॉलिनोमियल सेम सर इसका आएगी। उल्टा तो सही नहीं ना कि एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल का सेट सेम है तो सिमिलर होगी, उल्टा। क्यों? वो बिल्कुल ट्रू नहीं है वो। हाँ हाँ ठीक है। अब आता है ये वाला, इसको देखो तो जरा। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, अब कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आ रहा है ना। अच्छा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्रैश कोर्स जैसा ही सीख रहे हो ना कुछ? पक्का? बीच बीच में मैं कंफर्म कर रहा हूँ ऐसा? ठीक है। मतलब इसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन माने जानते हो कि मान लो कि मैंने प्रीवियस ईयर सॉल्व कराए थे, वही वैसे ही करा दे रहा हूँ, तो फिर आपका टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है, मेरा तो नहीं होगा, मेरे तो पैसे आ जाएंगे, है ना? मतलब इसमें वैसा ही कराना चाहिए, मतलब किसी भी टीचर को, ये मैं बोल रहा हूँ। तो देखो, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, लेट fn डिनोट द nth डेरिवेटिव ऑफ f। सारे लोग पढ़ रहे हैं ना, मैं पेन नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि आप भी वहां पे स्क्रीन में तो ऐसे ही पढ़ते हो ना, पेन थोड़ी चलती है वहां। पूरा एग्जाम का वो होना चाहिए। सपोज एन एंटायर फंक्शन f सेटिस्फाइज f स्क्वायर प्लस f इक्वल टू 0। इट मींस सेकंड डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव के इक्वल है। ओके, e टू द पावर माइनस जेड काम कर सकता है क्या? नहीं, उसमें तो सेकंड डेरिवेटिव बराबर आ जाता है, राइट? ओके, लेट्स सी क्या काम करता है, देखते हैं। तो साइन और वो जेड करेंगे ना, साइन जेड काम करेगा। साइन जेड का कॉस जेड आता है, कॉस जेड का माइनस साइन जेड, राइट? साइन जेड काम करता है, तुरंत पता चल गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वो बोल रहा है एफ एन जीरो कन्वर्जेंट है। नहीं, नहीं है कन्वर्जेंट। क्यों? मैंने बोला साइन जेड काम करेगा, तो अब साइन जेड के डेरिवेटिव करते जाऊंगा, कॉस जेड भी बीच में आएगा, तो 0 और 1 रिपीट होंगे, तो ये कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, और दूसरा और तीसरा भी कन्वर्जेंट होने की ही बात कर रहा है, बस लैंग्वेज अलग है। नहीं कर रहा, आप बताओ। और दूसरा, एक चीज और बता देता हूं, ये पहले तीन गलत है पक्का। क्यों? मैं बताता हूं आपको। पहला सही होता है तो दूसरा और तीसरा, तो चलो पहले की बात नहीं करते हैं। अगर दूसरा और तीसरा सही होते हैं तो पहला भी सही होता है। फिर दूसरा और तीसरा काटो, फटाफट काटो, ये तो कभी सही नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन? क्योंकि पहला ऑप्शन तो बोल रहा है कन्वर्जेंट है, और ये भी बोल रहे हैं कन्वर्जेंट है, और भी ये बोल रहे हैं कि उस लिमिट पर कन्वर्जेंट है, ये उससे भी ज्यादा बोल रहे हैं। तो इनको तो इनकरेक्ट कर दो आप। ठीक है, और पहला भी सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बताओ? क्योंकि अगर आपकी एफ इन जीरो कन्वर्जेंट होगी तो उसकी हर कोई सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, मतलब मॉड लगाने के बाद भी। अगर कोई सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्जेंट होती है तो मॉड ऑफ एक्सएन भी क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है जी, पता है आपको? तो फिर पहला सही नहीं हो सकता। कोई एग्जांपल नहीं चाहिए इसमें, कुछ नहीं चाहिए, वैसे ही सही है। सब स्मार्टनेस चाहिए बस। समझ में आई कुछ बात एग्जाम में क्या करना है करके? ये चीज भी एग्जाम में होनी चाहिए आपके पास। ये भी कोई मैथमेटिकली है, ऐसा कुछ वो नहीं है। क्या पता आप लोग यूज नहीं करते हो इसको। ठीक है, तो यही है फिर क्रैश कोर्स में सीखना आपने, और सब तो आपको आता ही है। चलो आगे आते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, एक चीज आपसे पूछता हूं। लेट R be a commutative ring, A goes to A to the power n. Is the ring homomorphism or not? बताओ, नहीं भी हो सकती है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ।